अगले दिन तो बच्चे कम होने चाहिए। मैंने तो कल भगा दिया था आपको कि अगर हिम्मत नहीं है तो मत आए आप। इसका मतलब जब आपको पढ़ने का कहते हैं आप नहीं पढ़ते, और जब आपको जाने का कहते हैं तो आप आ जाते हैं। आवाज़ ज़्यादा है, आवाज़ अभी भी ज़्यादा है। जी अभी क्या हालात है? अब सही है पक्का? अभी आवाज़ कम है? क्या आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही? ठीक है जी। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या फास्ट ट्रैक करना भी चाहिए या नहीं। फिर ये डिस्कस किया क्या आपको करना चाहिए या नहीं। क्या हम करा सकते हैं? इंशाल्लाह करा सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? इंशाल्लाह कर सकते हैं। बस ये कमिटमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्केड्यूल बना हुआ है, पहला वीक हमारा थोड़ा सा आउट होने का खदशा है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिलेक्टेड टाइम है। पिछले टीचर टाइम पे छोड़ते नहीं और अगले टीचर टाइम पे हमें पकड़ लेते हैं। अगले टीचर इस कमरे में मैं ही हूँ और 5:30 बजे मेरी अगली क्लास चल रही होती है। तो ये इस वीक के ये 2-3 दिन की हमारी मुश्किल है और उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। तो हम फिर पिछले टीचर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम 4:10 के आसपास स्टार्ट करेंगे ताकि वो खुल के अपना क्लास ख़त्म कर लें और फिर हम 6:05 तक, ठीक है 6:10 और 6:05 के दरमियान वो था, तो हम उस वक्त तक जाएंगे, आगे चलेंगे। तो इस वीक का टारगेट थोड़ा सा टफ है और हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा वो टारगेट ख़राब हो। हमने चैप्टर 1 करना है और ये डिस्कशन करनी है कि आईकेएप का एग्ज़ाम किस तरह से किया जाए। चैप्टर 1 जिसके साथ 4 और चैप्टर्स मिला के एक वेटेज बनती है 15 से 20 नंबर की। बेस बनाने के लिए चैप्टर ज़रूरी है। अगर मेरा बस चले तो ये चैप्टर सबसे एंड पे हो। इतनी सारी मेहनत इस पर करनी पड़ती है और निकलता है इसमें से कुछ भी नहीं है। आईकेएप को बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं है इस चैप्टर से। कभी कभार बीच में मूड में आके वो यहाँ से कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि सी लॉ तो बड़ा भारी सा है। 10 सफ़े पे फैला हुआ चैप्टर। एक्चुअल में देखते हैं तो टोटल 77 पेजेस में पूरा सी लॉ खत्म हो जाता है, लेकिन ये अकेले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बोरियत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोरियत कितने दिन होगी? इन 3-4 दिनों में भी बस 1 आध दिन में डेफिनेशंस खत्म हो जानी है, फिर इंशाल्लाह ताला हम लॉजिकल उसमें चल पड़ेंगे। तो अब मेरी अजम्पशन ये है कि अगर आप लोग मुझे सामने नज़र आ रहे हैं तो आप लोगों ने कफन बांध लिया है, ठीक है, और ये फैसला कर लिया है कि अब जो है ना हलाक हो जाना है, अब जाके जो है ना टकरा जाना है आईकेएप से। और ठीक है, बस ये एनर्जी आज तो आप आ गए। 21 मज़ीद दिन और चाहिए, 21 मज़ीद वर्किंग डेज। और ये एनर्जी सिर्फ अभी नहीं चाहिए, घर जाके लिखने में भी चाहिए। अगर आप प्री के स्टूडेंट और नहीं लिखा तो अभी मौका है, जहाँ जहाँ आपने गफलत की थी वो लिखने वाला काम पूरा कर लें। और अगर आप हैं ही फास्ट ट्रैक में और आपने सोचा है कि मैंने करना ही इन 2 महीने में है, तो फिर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो फिर आपने साथ साथ इसको लिखना है। तो इफेक्टिवली हमारे पास 1 महीना है जिसमें हमने पहली दफ़ा सिलेबस को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हमारे पास 5 दिन होंगे जिसमें हम दूसरी दफ़ा सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और बेचारे प्री वालों की मुसीबत का क्या हाल कि जिनको 3 दफ़ा सिलेबस उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बगैर टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। पिछले दिन से रिलेटेड, अप्रोच से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल सिवाय इस सवाल के कि हमने सवाल कैसे सॉल्व करना है, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा हुआ है। कोई कन्फ्यूजन कंपनी लॉ को लेके, हमारी अप्रोच को लेके, किसी भी किस्म की, बताइए। सब क्लियर है? सब पढ़ना चाहते हैं? बेहतरीन हो गया। शुरू वाले 3-4 दिन बगैर ब्रेक वाले हैं, उसके बाद आपको ब्रेक भी मिल जाया करेगी इंशाल्लाह ताला। जी बिलो में क्या हुआ? बगैर ब्रेक के, यानी आप कह रहे हैं वो जो 2 घंटे हों वो भी बगैर ब्रेक के हों? मज़ा आ जाएगा। जब वो ऐसा पहला दिन आएगा ना, फिर आपको एहसास होगा कि ब्रेक कितनी ज़रूरी है। अगले मूवी के अंदर इंटरवल डाल देते हैं कि मूवी जैसी इंटरेस्टिंग चीज़ हजम नहीं होती अगर इतना लंबा सेशन चले, तो ये फिर कंपनी लॉ है। तो उस वक्त देख लेंगे। अभी तो हमारे पास मार्जिन है। ये तो हमें क्लास मिलती तकरीबन 10-12 मिनट बाद है, तो अब तो 1.25 घंटे की क्लास है ना, तो 1.25 घंटे तो हम बगैर ब्रेक के गुजार लेंगे इंशाल्लाह। कंपनी लो जी, ये तैयार नहीं है फास्ट ट्रैक के लिए। कंपनी में और बाकी बिजनेसेस में फ़र्क हमें समझना होगा।
हम अक्सर पढ़ते हैं जी फलाना चीज़ पार्टनरशिप है, फलाना एक अकेला बंदा काम कर रहा है। 3 मशहूर तरीके हैं काम करने के। एक को हम कहते हैं सोल ट्रेडर, एक को हम कहते हैं पार्टनरशिप और एक को हम कहते हैं कंपनी। सोल ट्रेडर का मतलब है कि एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है, अपने सारे काम की सारी जिम्मेदारी लेता है, सारे प्रॉफिट भी खुद खाता है, सारे खर्चे भी खुद करता है, सारी जिम्मेदारियां खुद को भुगतनी पड़ती हैं। इसका बिजनेस और ये जो सोल ट्रेडर है, ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं कंसिडर होती। जो इसके बिजनेस का खर्चा है वो इसका खर्चा माना जाता है, यानी वो सिर्फ उसकी अकाउंटिंग अलग से करता है, लेकिन कानून की ज़बान में वो और उसका बिजनेस एक ही चीज़ है। फर्ज करें किसी दिन ये बंदा किसी का नुकसान कर दे और अगला बंदा इसके पास आए और कहे तुमने मेरा नुकसान किया, तो कहे मैंने थोड़ी किया है, दुकान ने किया, जाओ मेरी दुकान को पकड़ो। तो आप कहेंगे सर क्या अजीब सी बात कर दी, वो बंदा और उसकी दुकान तो एक ही बात है। अच्छा, फिर पार्टनरशिप आती है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के कारोबार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलजुल के क्यों काम कर रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं काम कर रहे जी? अच्छा कैपिटल आ जाएगा ज़्यादा बंदे होंगे तो, और मिल के डिसीजन लेंगे, लॉस डिवाइड हो जाया करेगा, एक्सपेंस डिवाइड हो जाया करेगा, जिम्मेदारियां डिवाइड हो जाया करेंगी। तो वैसे एक बात बताएं, आप अगर बिजनेस करेंगे क्या आप पार्टनरशिप में जाएंगे? हाँ जी, ज़्यादातर लोगों की तरफ से आवाज़ जो है ना पहले आई कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, शायद इस तरह का सवाल का जवाब किसी और तरह से देना होता है। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपके पास पैसा है और कारोबार शुरू करना है, शरीक बनाएंगे किसी को? ये पैसे पे डिपेंड करता है। पैसा अच्छा खुला आपके पास और आप काफ़ी कमा सकते हैं, क्या आप किसी और को लेके आएंगे बीच में? कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कारोबार में किसी और को शरीक करे। 2 ही वजूहत हो सकती हैं, आपके पास पैसे कम है या हौसला कम है। पैसे कम है तो आपको पैसों वाले बंदे मिल जाएंगे, हौसला कम है तो आप सोचेंगे ऐसा ना हो कि सारा लॉस मुझे हो जाए, चलो कुछ और लोग भी हों मिलके तजर्बा करें, मेरा नुकसान हो तो उनका भी नुकसान हो, कुछ मुझ पर डिवाइड हो जाए कुछ उस पर। तो सोल ट्रेडर वो होता है जो एक बिजनेस शुरू करता है सोच से कि सारा कुछ मैंने करना है और मैंने ही कमाना है। जबकि पार्टनरशिप में आप सोचते हैं कि हम चंद लोग मिल जाएंगे, हमारी स्किल्स इकट्ठी हो जाएंगी, हमारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हम लोग मिल के काम करेंगे और मिल के कमाएंगे और सब में डिवाइड होगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर आपने बेसिक जो बिजनेस के पैटर्न्स हैं वो समझे हुए हैं। फिर इससे अगला एक मामला होता है कंपनी का। आप कहते हैं कि हमने कंपनी बनानी है, एक बहुत बड़ी फॉर्मल पार्टनरशिप को कंपनी कहते हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके रूल्स पहले से डिफाइंड है, एक ऐसा सेटअप जिसमें कभी भी लोग आ सकते हैं, कभी भी लोग जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलजुल के अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर पार्टनरशिप बहुत पीछे रह जाती है, वो कंपनी बनाते हैं या कंपनी को ज्वाइन करते हैं। कंपनी क्या चीज़ है? जब बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के एक ऐसा इदारा बनाया जिस इदारे का अकेला मालिक कोई नहीं है, बहुत सारे लोग मिलके उसके मालिक हैं। तो फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और 10 पर्सन्स ने मिलके एक कंपनी बनाई है। इन्होंने जनाब एक सेटअप बनाया है, इनका एक बिजनेस सेटअप है और ये चाहते हैं कि ये कंपनी हो। इन्होंने सोचा कि ये बिजनेस सेटअप शुरू होगा 1 करोड़ से। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। 1 करोड़ रुपए से सेटअप शुरू होगा। तो इन सब ने ये सोचा कि हम लोग 10-10 लाख रुपए लेके आते हैं और इस बिजनेस में डाल देते हैं। तो हर बंदे ने 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं, यानी कि 1 मिलियन पर पर्सन। सबने 1-1 मिलियन जोड़ा, यानी कि सबने 10-10 लाख रुपए दिए और एक नया कारोबार शुरू कर लिया। वो नया कारोबार कितने रुपए से शुरू हो रहा है? 10 मिलियन से, 1 करोड़ से। ये जो ये पैसे हैं, बिजनेस स्टार्ट जिस पैसे से होता है उसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में? कैपिटल कहते हैं। तो ये पैसे एक बंदे के नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिल के शेयर किए हैं। तो इसको हम कहेंगे ये कंपनी का शेयर कैपिटल है। और ये इन लोगों ने जो अपने अपने हिस्से के पैसे डाले, हम कहेंगे इन्होंने शेयर किया है कंपनी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम इस पैसे को तकसीम करते हैं। हम कहते हैं कि ये अगर 10 मिलियन है, ये 1 करोड़ है, तो लेट्स से कि 10 रुपए का एक हिस्सा है और ये 10 लाख हिस्से हैं।
हमने बिजनेस के 1 करोड़ को 10-10 रुपए के 10 लाख टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। 10 लाख टुकड़े, 10 बंदे हैं, हर बंदे ने 1 लाख टुकड़े परचेज किए हुए, यानी कि इस शेयर कैपिटल के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए 10-10 रुपए के हिसाब से, और हमने कह दिया कि ये हर बंदे ने इसमें से 1-1 लाख 10-10 रुपए वाले टुकड़े परचेज किए हुए। तो रादर देन कि हम कहें शुरू में कौन कितने पैसे लेके आया था, कितने पैसे लेके आया था, हमने पैसे की कैलकुलेशन ही खत्म कर दी। हमने कहा भाई अब ये कंपनी है, इस कंपनी में 1 मिलियन शेयर्स हैं, 1 मिलियन शेयर्स हैं, और इस 1 मिलियन शेयर्स में से इनमें से हर बंदे ने 1 लाख शेयर्स ईच खरीदे हुए हैं। तो रादर देन हम कहें कि ये बंदा इतने पैसे लेके आया था, ये इतने पैसे लेके आया था, हमने सबको कह दिया इन सब लोगों के पास कितने शेयर्स हैं, 1-1 लाख शेयर्स हैं, ये सारे 1-1 लाख शेयर्स के मालिक हैं। इन्होंने पैसे जोड़े और एक कंपनी बना ली। पैसे अगर एक जगह लाके इकट्ठे रखें तो क्या कंपनी बन जाएगी खुद ब खुद? नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना कि ये क्या कंपनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये सारे सेटअप को उठा के गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाएंगे और गवर्नमेंट से कहेंगे हम ये 10 लोग ये वाली कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ये इसका नाम होगा, ये इसकी बाकी डिटेल्स हैं, काइंडली इसको आप अपने पास रजिस्टर कर लें। चैप्टर 2 हमें बताता है कि कंपनी को रजिस्टर फिर आप किस तरह से कराते हैं। तो वो कंपनी को रजिस्टर कर लेंगे। अब कंपनी जिस नाम से आपने तय की होगी, जो कारोबार होगा वो चल पड़ेगा। कारोबार किसने करना है? कंपनी ने। कंपनी के मालिक कौन है? ये शेयर होल्डर्स। ये लोग मालिक हैं, लेकिन इन्होंने जो सेटअप बनाया वो कंपनी है। इन्हें कंपनी नहीं कहते, कंपनी उन्हें कहते हैं। ये बिजनेस करेगी। अब ये बिजनेस कैसे करेगी? ये तो एक बेजान चीज है, काम तो इन्होंने नहीं करना है। तो हो सकता है ये 10 लोगों में से 5-6 लोग कहें भाई हमने तो सिर्फ पैसे डालने थे एक नए कारोबार में, हम आगे काम नहीं कर सकते। और हो सकता है 3-4 लोग कहें चलो हम आगे बढ़ के इसको संभालते हैं। तो आपस में से ये सोचेंगे कि हम में से कौन इसकी इंतजामिया चलाएंगे, और वो 3-4 बंदों को नामजद कर देंगे कि भाईजान आप लोग इस कंपनी के, इस सेटअप के बन जाएं डायरेक्टर्स, आप इस कंपनी को चलाएं। देखते हैं, शायद मेरे पास एक और नीला मार्कर हो, शायद बेहतर हो गया जी। अरे वाह, जज़ाकल्लाह। अब हमारे पास 2 नीले मार्कर हैं, हम कभी भी बदल बदल के लिख सकते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्टर्स चलाएंगे कंपनी को। कंपनी है किसकी? उन 10 लोगों की। अब उन 10 लोगों को 10 लोग नहीं कहते, हम कह देंगे वो 10 शेयर होल्डर्स हैं, वो इस कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी चलेगी, कौन चलाएगा? ये डायरेक्टर्स चलाएंगे। जब ये डायरेक्टर्स चलाएंगे, अब ये 10 बंदे, इनमें से 4 बंदे जाके कंपनी चला रहे हैं और 6 नहीं चला रहे, तो वो कहेंगे हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो फिर क्या होगा? हम कहेंगे अच्छा तुम इंतजामिया हो, तुम्हारी तनख्वाहें सेट कर देते हैं, तुम्हारे नीचे एम्प्लॉइज दे देते हैं, तुम काम करो, तो तुम मेंबर भी हो यानी हमारे शेयर होल्डर भी हो, और तुम डायरेक्टर भी हो, तुम इंतजामिया भी हो। तो इसका मतलब है कि 10 लोगों ने मिलकर एक सेटअप बनाया और उस सेटअप पे कुछ मुंतजमीन बिठा दिए। ये ऐसे ही है जैसे एक इलाके में लोगों को हो कि भाई हमारी सोसाइटी का कोई ख्याल नहीं करता, कचरा पड़ा हुआ है, फलाना है, फिर सारे सोसाइटी वाले बैठ के सोचें कि काम करते हैं, हम अपनी ही खुद सोसाइटी बना लेते हैं। तो वो तय करें कि काम करो, हर घर वाले 1000-1000 रुपया दो, 500 घर है, जब 500 घर, हर घर 1000-1000 रुपया देगा महीने का, तो 5 लाख रुपया महीने का आ जाएगा। फिर क्या करें? उन्हीं घरों वालों से कहें कि हमें इलेक्शन कराते हैं, आप में से जो मुंतजमीन बनना चाहे वो बन जाए। तो एक बंदा सदर बन जाएगा सोसाइटी का, एक नायब सदर बन जाएगा, 2-3 बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। उनके साथ हम तय कर लें कि ठीक है जी, आपको जो है वो तनख्वाह मिलेगी, आपको फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये महीने के इस बात के मिलेंगे कि आप इस सोसाइटी को चला रहे हैं। फिर वो अपने अंडर कुछ मुलाजिम लेके आएंगे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड लेके आएंगे, कुछ माली होंगे जो निज़ाम वगैरह को देखेंगे। तो होगा ये कि हर महीने 5 लाख रुपये इकट्ठा हुआ करेगा, उस 5 लाख में से शायद 4-4.5 लाख रुपए के खर्चे हो जाया करें, और बाकी पैसे उठा के एक रिजर्व में डालते रहें कि आगे चल के कोई नया पार्क बनाना हो सोसाइटी में, कोई सड़क बनानी हो, कोई बिल्डिंग सी बनानी हो, कोई खूबसूरत सा मोमेंटम बनाना हो, तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो हुआ क्या? हर इंसान इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब सारे लोगों ने मिलके काम किया तो वो एक सोसाइटी, एक अलग सेटअप बन गया।
ये 10-10 लाख रुपए से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, 10 लाख रुपए से इनका बिजनेस नहीं होता था, लेकिन जब इन सब ने 10 लाख जोड़े तो 1 करोड़ से बिजनेस हो गया। तो कंपनी वो एक वर्चुअल पर्सन है जो इन्होंने बनाया, ये नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बैठ के सोचा कि एक कंपनी होगी, कंपनी 1 करोड़ से बिजनेस करेगी, अपने खर्चे पूरे करेगी, खर्चों में डायरेक्टर्स को सैलरियां वगैरह भी देगी, और फिर अगर कोई प्रॉफिट बचा तो उस प्रॉफिट पे हक किसका है? इन लोगों का। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1 करोड़ रुपए से काम किया और इनको प्रॉफिट आ गया सेशन एंड पे सारे खर्चे निकाल के 8 लाख रुपए का। अभी 8 लाख असल में किनका हक है? इन लोगों का। अब हो सकता है ये लोग सोचें कि काम करते हैं, इस 8 लाख में से 4 लाख दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी अपने बिजनेस में ऐड कर देते हैं, और 4 लाख को आपस में डिवाइड कर लेंगे। 4 लाख को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड किस रेशो से हो देखते हैं। हर बंदे ने लाख शेयर्स खरीदे हुए, टोटल शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना है जो डिवाइड होना है? 4 लाख। तो अगर 10 लाख हिस्सों में 4 लाख डिवाइड होना हो, 4 लाख ने डिवाइड होना है कितने? 10 लाख हिस्सों में, तो पर हिस्सा कितने रुपए आया प्रॉफिट? 40 पैसे, 0.40। तो जिसके पास लाख शेयर्स हैं, लाख मल्टीप्लाई होगा 0.4 से, कितना आ जाएगा? 40,000। तो 40,000 रुपया उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट के दो हिस्से किए, कुछ को इनको बांट दिया और कुछ इसमें दोबारा से डाल दिया। जैसे मैंने कहा सोसाइटी वालों ने 4 लाख में से लाख बचा लिया कि हम जोड़ते रहेंगे, फिर कल को इसकी कोई काम कर लेंगे। तो कंपनी के वो प्रॉफिट जो जोड़ लिए गए वो रिजर्व्स कहलाते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं आप। और जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांट दिए गए वो डिविडेंड कहलाते हैं। तो बड़ा मजे का निज़ाम है। यानी ये लोग घर बैठे हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने पैसे डाले और कुछ मुंतज़मीन चूज कर दिए। ये डब्बा बड़ा कमाल डब्बा है, ये अपने पैसों से बिजनेस कर रहा है, अपने पैसों से अपने खर्चे पूरे कर रहा है, और जो बच रहा है वो इन लोगों को बांट भी रहा है। तो एक ऐसा बिजनेस सेटअप बन गया जो बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया, और वो बिजनेस और ये 10 लोग अलग अलग है। याद है वो जो सोल ट्रेडर था, अकेला बंदा था, उसका कारोबार और वो एक ही था। पार्टनरशिप में भी 4-5 बंदे और उनका जो कारोबार वो एक ही है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात है कि ये 10 लोगों की अलग शख्सियत है और ये कंपनी। मजे की बात है, इन 10 में से कोई छोड़ के भी चला जाए तो कंपनी फिर भी जिंदा रहेगी। इनमें से एक बंदे के पास 1 लाख शेयर्स थे, उसने उस 1 लाख शेयर्स में से 50,000 बांट दिए मिस्टर सी को। 50,000 शेयर्स दे दिए उसने। अब ये शख्स फॉर एग्जांपल मिस्टर ए था, इसके पास खुद के पास भी 50,000 शेयर्स पड़े हुए हैं और इसने 50,000 शेयर्स इसको दे दिए हैं। ये भी मालिक बन गया, ये भी मालिक है। कल को जब डिविडेंड आएगा इसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। मिस्टर सी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, मिस्टर सी को पता ही नहीं कंपनी किसने बनाई है। वो तो कंपनी बनने के 2-3 साल बाद आया, उसने पैसे दिए और कंपनी के शेयर्स ले लिए। तो कितना मजे का सेटअप बन गया कि एक ऐसा सेटअप बना हुआ है जिसमें कभी भी कोई भी आए और कभी भी कोई भी चला जाए, फर्क ही ना पड़े। भाई पार्टनरशिप होती 8-10 बंदों की, उनमें से 2-3 चले जाते तो पार्टनरशिप हमें बंद करनी पड़ती, चेंज करनी पड़ती। कोई नया बंदा आता फिर बैठ के सोचना पड़ता उसको क्या देंगे, कितनी परसेंटेज होगी, वो स्किल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, बहुत हिसाब किताब। तो कंपनी एक ऐसा ऑफिशियल बिजनेस है जिसमें हर वक्त लोग आ रहे हैं और हर वक्त लोग जा रहे हैं। कंपनी को फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा कि उसके ओनर 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं या 5,000 हैं, क्योंकि कंपनी कौन चला रहा है? इंतजामिया। और वो अपने खर्चे वगैरह निकालने के बाद उन लोगों को बताते हैं इतना प्रॉफिट बचा है, और फिर मिलकर डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा। तो कंपनी एक वर्चुअल पर्सन है, कंपनी नजर नहीं आती, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक नॉर्मल इंसान एक लीगल पर्सन होता है, कानून की जबान में वो एक इंसान होता है, कंपनी भी कानून की जबान में एक इंसान है। ये कंपनी का नाम है, फर्ज करें 10P लिमिटेड, 10 लोगों ने इकट्ठी शुरू की, इसका नाम है जी 10P लिमिटेड। ये 10P लिमिटेड कंपनी जाके जमीनें खरीद सकती है, और जब रजिस्ट्रार के पास इंतकाल के लिए जाएंगे कि जी किस साहब ने खरीदी है, वो कहेंगे 10P लिमिटेड नामी इंसान ने खरीदी है जमीन।
ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अपने नाम से काम कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स भी देंगे। तो गवर्नमेंट इनके प्रॉफिट और उनके प्रॉफिट को अलग काउंट करेगी। जब इस कंपनी को प्रॉफिट होगा सारे खर्चे निकालने के बाद, तो ये कंपनी टैक्स देगी। टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो देगी उन लोगों को। जुल्म की बात यह है कि जब उन लोगों के पास वो प्रॉफिट जाएगा तो वो इंसानों की अपनी इंडिविजुअल इनकम काउंट होगी और वो अपनी उस इनकम पे वो लोग टैक्स देंगे। यानी इतने सेपरेट पर्सन है कि वो कहता है मेरा टैक्स अलग, तुम्हारा टैक्स अलग। तो ओवरऑल समझ आ रहा है कंपनी की फील क्या है? कंपनी का मतलब है बहुत सारे लोगों ने एक फॉर्मल सेटअप मिलके शुरू किया है। हर बंदे के पास कम पैसे थे लेकिन एक ऐसा निजाम बन गया जिसमें अब इंसानों का कोई टेंशन ही नहीं है। किसी कंपनी का शुरू का हिस्सेदार बनने के लिए आप में कोई सलाहियत नहीं होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, पैसे। ये कारोबारी है, कमर्शियल दुनिया है। पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि एक बंदा कहे मेरे पास स्किल है, मैं बड़ा जबरदस्त डॉक्टर हूं, मैं बड़ा अच्छा इलाज कर सकता हूं। दूसरे ने कहा हाँ भाई मेरे पास 5 करोड़ और एक हॉस्पिटल बनाते हैं, तुम डॉक्टर हो और मैं पैसे लगाता हूं। तो एक पैसा लेके आया, एक स्किल लेके आया और आपस में किसी रेशो से डिवाइड कर लिया। फिर क्या होगा? कल को तीसरा पार्टनर आ गया, फिर सोचेंगे वो कितने पैसे लेके आया। अब डॉक्टर की स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे वाले का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हर वक्त झगड़े होते रहेंगे। कंपनी में झगड़ा ही मुका दिया। उन्होंने कहा भाई स्किल सारी साइड पे, बस पैसा जो आएगा और शेयर्स खरीदेगा वो कंपनी का मालिक बन जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर में डिवाइड होगा। अगर इनमें से कोई आगे बढ़ के काम करेगा तो कोई एहसान नहीं कर रहा, उसको उस काम की अलग तनख्वाह मिल जाएगी। तो हमने एक ऐसा निज़ाम बना दिया जो इन लोगों से आज़ाद हो गया है। इन लोगों को हम कहेंगे कि जब भी हमारा कोई अहम फैसला हो आप इकट्ठे हो, बैठ के वोटिंग करो, जहां ज्यादा लोग वोट कर देंगे हम वो फैसला कर लेंगे। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक इस तरह का सेटअप बना लिया है जो बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, ये डब्बा बिजनेस कर रहा है, ये कंपनी है, ये प्रॉफिट कमा रही है, ये प्रॉफिट अपने मालिकों को भी दे रही है, ये अपने अकाउंट्स खुद बना रही है, वो अपने अकाउंट्स खुद बना रहे हैं। फिर मजे की बात, कंपनी के पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको ये माल सप्लाई करेंगे टाइम पे, और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो हमें 2.5 करोड़ आप जुर्माना कर सकते हैं। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म नहीं किया और कंपनी को 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। लोग कंपनी के पास आए, उन्होंने कहा तुमने क्या किया, गिरबान से पकड़ा इसे और कहा जो तुम्हारे पास है अब दे दो, तुमने हमारा बड़ा नुकसान किया, 2.5 करोड़ निकालो। इन्होंने डब्बा खोल के कहा पाजन नहीं पहने, डब्बा खोला, अंदर कितने पड़े थे? 1 करोड़। तो उन्होंने जिनके पैसे थे उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम मुझे 1-1 रुपया जो तुम्हारे पास पैसे मुझे दे दो। उन्होंने कहा है ही इतने। भाई उस आदमी को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि इनको पकड़े? आप कहेंगे नहीं सर ये सेपरेट लोग हैं। तो कितनी मजेदारी की बात है कि उसने नुकसान किया है, वो मैक्सिमम वहां तक लायबल है जितना उसके पास है। यानी एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल तक लायबल होती है, उससे ज्यादा लायबल नहीं होती। अगर इससे 1 करोड़ रिकवर होगा तो बाकी 1.5 करोड़ के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। फर्ज करिए एक दुकान होती, एक बंदा दुकान का मालिक था, उसके पास दुकान में सेफ के अंदर पड़े हुए थे 5 लाख, उसने कर दिया 8 लाख का नुकसान किसी का। लोग आए गुस्से में, उसके सेफ के पास आके कहे हाँ भाई इसे खोलो, इसमें कितने पैसे हैं? खोला, 5 लाख थे, ले लिए। उसके बाद कहेंगे बकाया, वो शख्स कहेगा भाई तुमने सेफ में जो पड़ा था निकाल लिया। उन्होंने कहा तो सेफ में से निकाला ना, तुम 2-3 लाख बकाया। उसने कहा मैं कैसे दूं? उन्होंने कहा अपनी बाइक बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, अपने घर का सामान बेचो, तुम इंसान ने हमारा 8 लाख का नुकसान किया है। कहेगा मैंने नहीं किया, मेरे बिजनेस ने किया है। तो लोग क्या कहेंगे? मजाक समझा हुआ है, पागल बना रहे हो, तुम और तुम्हारा बिजनेस एक ही है। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही काउंट होते हैं। कंपनियों को बहुत बड़ा एज ये है कि कंपनी एक अलग पर्सन है और उसके चलाने वाले अलग पर्सन है। कंपनी का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है जितना उसका शेयर कैपिटल है। तो अगर मैं कंपनी और पार्टनरशिप से या बाकी बिजनेस में 3 मुनफरिद चीजें देखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो यह है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अलग चीज है और कंपनी के ओनर अलग हैं। कंपनी अपने नाम पे अलग से काम करेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम से डीलिंग करेगी, अपने नाम पे कमाएगी, अपने नाम पे टैक्स देगी। जबकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं है।
दूसरा बड़ा फर्क, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? जितना कंपनी के पास है। कंपनी जितना अपने पास है उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप या सोल ट्रेडर में जितना बिजनेस में पड़ा है वो प्लस पर्सनली उनको घर के एसेट बेचने पड़ेंगे। इसका मतलब है इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। ये बात समझ आई? तीसरी चीज, कंपनी के चलाने वाले जब मर्जी बदल जाएं फर्क ही नहीं पड़ता। कंपनी शुरू हुई 10 बंदों से, हो सकता है 5 साल बाद इस कंपनी के 6000 मेंबर्स हो सकता है कंपनी शुरू हुई या 10 बंदों से, 4 साल बाद इसके सिर्फ 2 मेंबर्स हो। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप अगर शुरू हुई है 4 बंदों से, जैसे ही एक छोड़ के जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सोल ट्रेडर जो उसे चला रहा है वो छोड़ के जाए तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी चूंकि बहुत सारे लोगों ने एक सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा है, सिस्टम अपना निजाम खुद चला रहा है। यानी कि शायद मोहल्ले वालों ने एक दफा बैठ के एक कमेटी बनाने के लिए जद्दोजहद की होगी, अब सारे सुकून में महीने का सिर्फ 1000 रुपया देते हैं और सुकून से उनका मोहल्ला साफ भी रहता है, सारी सिक्योरिटी भी रहती है। तो कंपनियां या इस तरह के सेटअप बनाने का फायदा होता है कि एक सेटअप खुद ही से चल रहा है और सबका फायदा हो रहा है। तो जब बहुत सारे लोग मिलके एक इस तरह का बिजनेस बनाते हैं जो सबका होता है लेकिन उसको चला कोई और लोग रहे होते हैं, इस तरह के बिजनेस सेटअप को कंपनी कहते हैं। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? अब अगर हम अपने पूरे सिलेबस को देखें तो वो इसी पूरी दुनिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 बताता है कंपनी किसे कहते हैं, कितनी किस्म की कंपनियां होती हैं और कंपनी का स्टार्ट कैसे लिया जाता है। चैप्टर 2 फिर हमें बताता है कि आपने इस कंपनी को रजिस्टर कैसे कराना होता है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने डिफरेंट अथॉरिटीज को जमा कराने होते हैं। चैप्टर 3 हमें बताता है कि ये डायरेक्टर्स कंपनी को कैसे चलाते हैं। चैप्टर 4 बताता है कि इन डायरेक्टर्स के अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स होते हैं तो उनके क्या काम होते हैं। चैप्टर 5 इस शेयर कैपिटल की कहानी हमें बताता है कि शेयर कैपिटल क्या है, ये बढ़ कैसे सकता है, ये कम कैसे हो सकता है, इसकी फर्दर तकसीम क्या हो सकती है। चैप्टर 6 हमें कहता है कि अगर इन लोगों को कल को मार्केट से मजीद पैसे चाहिए होंगे तो जनरल अवाम से ये उनको कैसे शेयर्स बेच सकते हैं। चैप्टर 6 ये बताता है। चैप्टर 7 ये बताता है कि अगर इस कंपनी को लोन चाहिए होगा तो उस लोन के मामलात क्या होंगे और उस लोन पे अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह देंगे तो उसके क्या मामलात होंगे। चैप्टर 8 बताता है कि इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मालिकान हैं, ये कैसे आपस में मीटिंग्स करके मुख्तलिफ फैसले किया करेंगे, इनकी मीटिंग्स कैसे होंगी, इनके इजलास कैसे होंगे और ये बैठ के किस तरह से अपने फैसले किया करेंगे। चैप्टर 9 बताता है कि ये जो आपने प्रॉफिट में से इनको हिस्सा दिया डिविडेंड, ये कैसे दिया जाएगा, उसका क्या हिसाब किताब होगा। चैप्टर 10 इस कंपनी के कुछ एक्शंस की बात करता है कि अगर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने लगे और खासतौर पे अपने कुछ रिलेटेड लोगों में इन्वेस्ट करने लगे तो उसके छोटे छोटे से क्या रूल्स हैं। चैप्टर 11 बताता है कि ये कंपनी अपने अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाएगी और कौन कौन से मोटे मोटे रिकॉर्ड हैं जो सालाना बेसिस पे इसने बनाने हैं। और चैप्टर 12 बताएगा ये कंपनी बंद कैसे होगी। तो कंपनी के शुरू होने से लेके बंद होने तक का सफ़र हमारे सिलेबस ने बताया है। इंतहाई इंटरेस्टिंग लॉ है, ये उन बड़े कम पेपर्स में है जो कहानी की तरह से चल रहे हैं, जिसमें आपको हर दिन कुछ नई चीज़ समझ आई है। अकाउंटिंग में तो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, समझ आया या नहीं आया, आप बस सवालों में करते रहते हैं, खुद ही से सवाल होते चले जाते हैं। इधर आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कंपनी क्या है, कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है, डिविडेंड कैसे देते हैं। तो इसमें होता ये है कि हम कम पढ़ते हैं लेकिन किताब को जब जाके देखते हैं तो 1.5 सवा खत्म हुआ होता है। जिन्होंने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, ये बिजनेस लॉ जैसा नहीं है। बिजनेस लॉ में 4 लाइनों के ऊपर पूरा लेक्चर खत्म हो सकता है। अगर वो 4 लाइनों में लिखा हो कि अगर खत पहुंचा है तो एक्सेप्ट वाला कब रिस्पॉन्सिबल होगा और ऑफर वाला कब, तो वो 4 लाइनों पे ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाना है। सीलो में खूबसूरत बात यह है कि हमने कम पढ़ना होता है और एक लंबी चौड़ी लिस्ट खत्म हो जाती है। डेफिनेशन में तकलीफ है, अदरवाइज हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस बड़ा मजे का लग रहा होगा, किताब में जाके देखेंगे 1.5 सफ़ा खत्म। तो सीलो इसलिए भी छोटा माना जाता है। अगर टेक्स्ट वाइज देखें तो इसमें बीलो से ज़्यादा टेक्स्ट है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा पीसेज हैं जो याद रखने हैं, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है। बीलो के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल बीलो के सिलेबस में 10 तो लॉ हैं जो पढ़ने होते हैं। इधर मेनली एक लॉ है और सिर्फ चैप्टर 6 में एक और लॉ का हल्का सा तस्करा मिलता है। तो क्या ये सारी कहानी समझ आई? किताब से पूछते हैं कि किताब हमें क्या कहती है, यहाँ पे कोई सवाल वगैरह, क्या ये प्रोसेस समझ आया? कंपनी और बाकी बिजनेसेस में फ़र्क समझ आया?
इसका मतलब एक कंपनी एक ऑटोमेटिक बिजनेस है जो खुद ही चले जा रहा है, कमा भी रहा है और लोगों को खिला भी रहा है। अब देखते हैं, शुरू के 2 दिनों में हमारे पास टारगेट ज़रा टफ है, लेकिन जो पहले दिन की मोटिवेशन है वो आप लोगों के चेहरों पे नज़र आ रही है, आपकी तादाद में नज़र आ रही है, आपके जज्बात में नज़र आ रही है। अल्लाह करे टेस्ट वाले दिन कागज़ों पे भी नज़र आ रही हो इंशाल्लाह। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, सोल ट्रेडर। ले जी, अब आपने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन है ना, बस इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, इसको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जस्ट एक प्रीएम्बल है ना, कंपनी लॉ अपना स्टार्ट कर रहा है, आपको ना थोड़ा सा माहौल बना के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये भले आप ना भी लिखें चल जाएगा काम, सिर्फ इतनी बात जो स्लाइड पर आ रही है। एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन हिज और हर ओन बिजनेस, वो सोल ट्रेडर कहलाता है। लॉ रिकॉग्नाइज इस बिजनेस को सेपरेट पर्सन के तौर पे नहीं करता। ये पर्सन पर्सनली लायबल है डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए, जो भी डेट्स होंगे बिजनेस के उसके लिए ये पर्सनली लायबल है। पार्टनरशिप क्या है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ओन करते हैं और रन करते हैं अपना खुद का बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को लॉ पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता और ये पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर डेट्स। जितना भी नुकसान हुआ है सारे पार्टनर्स मिलजुल के उसके लायबल होंगे, और जब नहीं कर सकेंगे बिजनेस से तो अपने अपने घरों से अपने एसेट बेच के और पैसे ला के देंगे। कंपनी क्या है, कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कंपनी के कैपिटल को कैसे तोलते हैं, शेयर्स में। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, इसके अलावा भी एक आध होते हैं, वो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो इसके ओनर्स होते हैं। ये एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2017 ने बनाया है। कंपनी लॉ के पीछे जो कानून है वो थोड़ा लेटेस्ट कानून है, कंपनीज एक्ट 2017, जो बताता है कि कंपनियां कैसे चलेंगी। तो हम अपने 12 में से 11 चैप्टर्स में कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शंस पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वो बी लॉ की तरह नहीं है, आपने बहुत सारे लॉ जहन में रखने हैं, आपने एक लॉ जहन में रखना है, लेकिन वो बहुत ही कुछ ज्यादा जहन में रखना है। कंपनी लीगल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, कंपनी अपने ओनर से अलग है। इस प्रिंसिपल को, इस रूल को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, यानी इस पूरे सफ़े में बस एक चीज जहन में याद रखने वाली है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी को, पर्सनैलिटी शख्सियत को। कंपनी एक शख्सियत है, इस चीज का कानून। डॉक्ट्राइन कहते हैं किसी रूल को, मुख्तलिफ जो रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं उनको हम डॉक्ट्राइन्स कहते हैं। तो रूल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। देन कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स। तो बस ये यहाँ पे आपने जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो पढ़ के आपने उसके बाद इसको याद करने या इवन लिखने की तरफ भी नहीं आना। लेकिन अब आगे कंपनी के फीचर्स को, 3 फीचर्स को जरा तोड़ तोड़ के उन्होंने समझाया है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, कंपनी और लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी के अपने जाती एसेट्स होते हैं और कंपनी पर्सनली लायबल होती है कि वो अपनी इनकम पे खुद से टैक्स दे, यानी कि कंपनी एक अलग इंसान है, वो खुद कमाएगी, खुद बिजनेस करेगी, खुद अपने टैक्स देगी, खुद सारे काम करेगी। लिमिटेड लायबिलिटी दूसरा स्पेशल फीचर था। लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ कंपनी फॉर डेट्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। वो बंदे ने जिसने शुरू में लाख रुपया डाला था या 10 लाख रुपया कंपनी में डाला था, बड़े से बड़ा उसका नुकसान होगा कि उसका 10 लाख डूब जाएगा। वो डब्बे के अंदर पड़ा पड़ा उसको वो आके ले जाएंगे जिनका नुकसान हुआ है। बड़े से बड़ा उसका नुकसान उतना ही होगा जितनी अमाउंट के उसने शेयर्स खरीदें। तो अगर आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें आपको पता है कि भाई मेरा इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो आपके बड़ा से बड़ा नुकसान ये होता है कि वो शेयर्स ज़ीरो हो गए, वो वापस नहीं मिले, उसके आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर एक खास अपना जाती बिजनेस होगा तो उसमें जितने से बिजनेस शुरू किया शायद उससे दुगनी रकम का आपका नुकसान हो जाए। तो लिमिटेड लायबिलिटी समझ आई। देन इसमें तीसरा प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बदल जाती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का वर्ड क्यूएम में आपने परपेचुइटी पढ़ा हुआ है। परपेचुइटी क्या होता है? अनलिमिटेड एन्विटी, एक ऐसी एन्विटी जो मुसलसल चलती जा रही है। तो परपेचुअल, आप लोग अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री का सिस्टम होता है जिसको कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो साथ साथ आप अपडेट करते हैं। तो परपेचुअल कहते हैं लगातार को, परपेचुअल कहते हैं मुसलसल को।
तो सक्सेशन किसे कहते हैं? विरासत को, वारिस होने को। तो कंपनियों में होती है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनियों में होती है चलती हुई विरासत, यानी कि कंपनी के ओनर और वारिस बार बार बदलते रहते हैं। आज कंपनी बनी है, 50 साल बाद हो सकता है एक भी वो बंदा ना हो जिसने कंपनी बनाई थी। कंपनी के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और कंपनी चल रही है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। कोई भी इंसान कंपनी में शेयर्स खरीद सकता है, इवन एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीद सकती है। शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी में किसी और को। इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर अगर अपने शेयर किसी और को दे दें तो कंपनी की लीगल हैसियत चेंज नहीं होती। ये 10 के 10 लोग कुछ और 10 लोगों को अपने शेयर दे दें तो भी कंपनी नहीं मरेगी, कंपनी अलग से चल रही है। देन कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप में चेंज हो भी जाए तो कंपनी फिर भी चलती रहेगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कंपनी में 3 खास फीचर्स होते हैं। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन होती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। जी जी, लीगल पर्सन से क्या मुराद होता है? जिसको हम हमेशा बचपन से पर्सन पढ़ते आए हैं ना, 7वीं 8वीं जमात में हमने कहा कि वो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ये ऐसा कहा। वो नहीं, वो बचपन की इंग्लिश में लिखा होता था कि वो उस्मान ने जमील से कहा या फलाना ने। ये पर्सन्स होते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे थे। फिर जब हम सीए में आते हैं ना, तो सीए में हमें पता लगता है कि पर्सन कहते हैं किसी भी ऐसे शख्स को जिसको कानून एक शख्स कहता है, इसको हम लीगल पर्सन कहते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, कानून इसको पर्सन कहता है। तो जब मैं लीगल पर्सन बोलूंगा तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो हैं ही हैं, कंपनियां भी उसमें शामिल हो जाएंगी। टैक्स का आप लॉ पढ़ेंगे, वो कहेंगे गवर्नमेंट भी एक पर्सन होता है। वो तो पता नहीं किस किस को पर्सन बना देते हैं टैक्स वाले लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि लीगल पर्सन से मुराद वो पर्सन जिसको कानून मानता है कि वो एक पर्सन है। तो नॉर्मली एक इंसान, कुछ केसेस में कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और ज़्यादातर केसेस में कंपनी को हम पर्सन बोलते हैं। तो लीगल पर्सन से मुराद है कोई भी शख्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम लोग नेचुरल पर्सन्स हैं, लेकिन हम दोनों को, हमें और कंपनियों को कंबाइंड कानून कहेगा लीगल पर्सन। तो लिखा हुआ है कोई भी लीगल पर्सन जो है कंपनी के शेयर खरीद सकता है, यानी कि एक और कंपनी भी शेयर खरीद सकती है और इंसान भी शेयर खरीद सकता है। जी क्लियर? अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा डेफिनेशंस के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या है। जी जी बताइए। जी, साथ साथ उन्होंने कहा कि ये बताते जाएं कि किस चीज़ को क्राइम करना है। सी लॉ में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ ही क्राइम करनी है, डेफिनेशन सारी क्राइम करनी है, और बीच में जहाँ पे भी कोई भी ऐसी लिस्ट नज़र आए जो 4 से ज़्यादा लाइन्स की है उसे भी क्राइम करना है। फिर मुझे वो लिस्ट दिखानी है जो 4 से कम लाइनों की हो, उसको क्राइम नहीं करना। तो सी लॉ अनफॉर्चुनेटली बी लॉ से काफ़ी फ़र्क है। बी लॉ में हम कॉन्सेप्ट समझते थे, दिमाग में रखते थे और पेपर में अप्लाई कर देते थे। इधर क्या है, छोटे छोटे से प्रोसेस बताए हुए हैं, प्रोसीजर बताए हुए हैं, डेट्स बताई हुई हैं, टाइम बताए हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स बताए हुए हैं। तो इसमें बड़ा ही कम ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे याद नहीं करना। अगर आप नोट करें तो अभी तक एक ही सफ़े के अंदर से मैंने आधा सफ़े को कह दिया है कि नहीं याद करना। तो कम से कम पहले दिन के लिए तो इतना काफ़ी है। हो सकता है आगे बीच में अगर कोई बहुत शदीद गैर ज़रूरी बात नज़र आएगी तो मैं कह दूंगा जी इसे पढ़ लीजिएगा, याद मत कीजिएगा। ऐसा सेशन में शायद मैं 2 या 3 दफ़ा कह दूँ, ठीक है जी। तो मतलब आप देखेंगे और ज़्यादा आपको सहूलत मिल जाएगी। और फिर भी अगर थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि ये क्या हुआ है तो सारा याद करना पड़ेगा, तो कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखें और उस वचन को दोबारा से सुने जो क्लास ने लिया था कि हमने घबराना नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा फेवरेट नारा है, सबसे पहले घबराना नहीं है। सुकून तो नहीं मिलेगा, सुकून कहाँ मिलेगा? वो कब्र में।
तो जब हमारे पास एक अजीम लीडर के दो अकवाल मौजूद हैं कि नंबर 1 आपने घबराना नहीं है और नंबर 2 सुकून कब्र में है, तो दरमियान में सिर्फ एक मुशक्कत है जो हमने करनी है। पेपर पास करने के लिए आपने मेहनती हो जाना है। 8 तारीख आने में अभी भी टाइम है। आप 8 तक एक दफ़ा असेस करें कि क्या आप इन बिजलियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं, क्या हम इस जो तूफ़ानी तरीके से पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो क्या आप लोग इस काबिल होंगे कि आप उस तूफ़ानी रफ्तार को मैच कर सकें। अगर घबराहट हो जाए तो अच्छे टाइम पे छोड़ देना है। अच्छा टाइम किसे कहते हैं? 8 तारीख को दाखिला जाना है। 8 तारीख रात 11:55 तक आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने सीलॉ का पेपर देना है या नहीं देना। नहीं देना तो दाखिला भी नहीं भरना, और देना है तो दाखिला भरते साथ ही जो 3 दिन में लिखने वाली चीज़ रह गई है वो रात बैठ के लिखनी है। फिर आर या पार है ना, या करना है तो फिर खुल के करना है, और नहीं करना तो फिर खुल के ऐशी करनी है। दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। मैंने सीलॉ उठाया हुआ है, सीलॉ उठा के सर पे रखा हुआ है और ये सोचा हुआ है कि मैंने सीलॉ का पेपर उठाया हुआ है, तो ये कहीं से भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। सीलॉ मैंने पास करना है, ये जुमला है। तो आपसे कोई कहे कि हाँ भाई तुम कितने पेपर दे रहे हो, तो आपने कहना है कि मैंने 2 पेपर उठाए हुए हैं और सीलॉ मैंने पास करना है। तो सीलॉ में तो ये चांस ही नहीं है ना, ये उठाया हुआ नहीं, ये तो मैंने पास करना है, इसमें तो कोई सेकंड राय है ही नहीं। और अगर है तो अच्छे टाइम पे सोच लें। दरमियान में आके भागे तो बाकी पेपर भी खराब होंगे। अगर आप ना ये फरवरी में आके डिसीजन लेते हैं कि नहीं मेरा फैसला जज्बाती था, सीलॉ को फिलहाल रोक देता हूं, तो आपने सिर्फ इतने दिन कचरा किया। उतने दिन टाइम किसी और सब्जेक्ट को मिल सकता था, वो भी नहीं दिया, और जिसको दिया वो छोड़ दिया। तो इसलिए ये बार बार सोचना है कि क्या आपने ये पेपर देना है, और अगर देना है तो फिर पहले दिन से आखिरी दिन तक सीरियस रहना है। और पहले से आखिरी दिन तक दिन कितने हैं? 1 महीना असल में सीरियस रहना है। 3 तारीख तक, 3 से 3 की कहानी है। 3 से 3 के दरमियान में आपने 9-2-11 नहीं होना। जो सोचना है वो 8 तक सोच लेना है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा 3-5 नहीं करना, 3 और 5 8 पे जाके आपने एक फ़ैसला कर लेना है। और उस फैसले के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो अगले दिन क्लास के करीब से भी नहीं गुजरना। यूट्यूब पे वीडियो भी नज़र आए तो आपने फ़ौरन से उसे साइड पे कर देना है। कोई सीलॉ बोले उससे दोस्ती तोड़ देनी है, फिर सोचना ही नहीं है सीलॉ को। और अगर सीलॉ देना है तो ख्वाब भी सीलॉ के आने चाहिए। सुबह उठें, आप करवट लें, सामने सीलॉ की किताब में सर बजाओ, सीलॉ पढ़ते पढ़ते सो रहे हो। सोते सोते सीलॉ नहीं पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सो जाना है, ठीक है जी। तो हमें किसी ने गुमराह कर दिया था, हम वापस आते हैं। कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे कुछ कानूनी डेफिनेशंस, और आज भी पढ़ेंगे और कल भी पढ़ेंगे, तो अब थोड़ा सा कुछ बोर बातें शुरू होने लगी हैं। कंपनी किसे कहते हैं कानूनी ज़बान में? कंपनियों के ना डिफरेंट लॉज हैं। इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है कंपनीज एक्ट 2017। इससे इमीडिएट पहले एक कानून आया था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। उससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 मुल्क में चला करता था, और उससे पहले एक पुराना कंपनीज एक्ट होता था जो रिपील हो चुका हुआ है। उन्नीस 1913 का एक कानून था, फिर वो बदल के आगे 1935 की तरफ गया। 1935 वाला भी ख़त्म हो गया, 13 वाला भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम नॉर्मली इसके साथ बोल देते हैं रिपील्ड कंपनीज एक्ट। चूँकि इसके अलग अलग ईयर्स बताए जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं, तो हम इसको कहेंगे रिपील्ड कंपनीज एक्ट। 1913 में पहली दफ़ा आया था और फिर रिवाइज हुआ था 1935 में। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट जिसको हम कहेंगे रिपील्ड कंपनीज एक्ट, ख़त्म हुआ हुआ, मनसूख हुआ हुआ कंपनीज एक्ट। ये 3 पुराने कंपनी लॉ हैं और ये एक मौजूदा कंपनी लॉ है। अगर आपसे कोई पूछे जी कंपनी किसे कहते हैं, तो कंपनी लॉ ने कहा है कंपनी उसे कहते हैं जो मौजूदा कंपनी लॉ में या गुज़िश्ता कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। कंपनी किसे कहते हैं? जो मौजूदा कंपनी लॉ या गुज़िश्ता कंपनी लॉ। इसमें लफ्ज़ डिफरेंट कौन सा है, मौजूदा और गुज़िश्ता, लेकिन कंपनी लॉ तो सेम है। तो अगर आपसे पूछे कोई कंपनी लॉ कैसे कहते हैं, आप कहेंगे चारों को।
कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? चारों को। और मौजूदा कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? और गुज़िश्ता। तो कब कोई कंपनी लॉ बोले तो आपने ऊपर वाला नहीं सोचना। जैसे भी मैंने कहा गुज़िश्ता कंपनी लॉ, तो जब गुज़िश्ता कंपनी लॉ बोले तो 1917 को ये 2017 को काउंट नहीं करना। और अगर कोई खाली कंपनी लॉ बोले तो चारों को काउंट करना है। तो कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनीज एक्ट 2017 में या पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। और कंपनी लॉ कैसे कहते हैं? कंपनी लॉ इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और अनलेस के जुमला कुछ और कह रहा हो इसे भी कह देते हैं। अगर तो कॉन्टेक्स्ट इस तरह से हो कि उन्होंने पुराना कंपनी लॉ बोला, बस इन तीन को कहेंगे, और अगर जुमला खामोश है तो इन चारों को कंपनी लॉ कहेंगे। तो ये थोड़ी सी बोर सी डेफिनेशन है। असूलन ये दोनों पूछी जाने वाली नहीं है। असूलन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर के पास इतने नंबर हैं कि वो ये वाली डेफिनेशन पूछे जिसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो वो वाले भाई जो कहते हैं कि जी वो किसको रट्टा नहीं मारना, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बतानी थी, एक और चीज़ मैंने बता दी, अब 2 रह गई, छोटी छोटी सी चीज़ें। A company formed and registered under this act or the company law। इस एक्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 है, इस एक्ट में रजिस्टर हुई हुई या कंपनी लॉ। इसका मतलब अब जब या के साथ कंपनी लॉ का है तो इस कंपनी लॉ में बाकी 3 आएंगे। अगर पूछें जी कंपनी लॉ कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कंपनी लॉ कहते हैं रिपील्ड कंपनीज एक्ट को, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 को, एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। इसको भी शामिल करना है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो कंपनी लॉ में जब भी आपसे पूछे कौन है तो आपने 3 लाजमी बताने और चौथे पे ब्रेक लगा देनी है कि 1 मिनट, अगर तो जुमला ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो फिर इसको भी शामिल कर लो। अगर ऊपर की डेफिनेशन ये होती ना कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, तो चारों काउंट हो जाते हैं। लेकिन ये जुमला क्या कह रहा है? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ, ये वाला एक्ट या कंपनी लॉ। इसका मतलब है इस वक्त कंपनी लॉ में ये वाला एक्ट शामिल नहीं है। क्या ये जुमला और ये बात सबको समझ आ रही है? तो ये 2 डेफिनेशंस इन्होंने बताई। अब जो काम की डेफिनेशन है जहां से कहानी शुरू होगी, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, हमने कंपनी समझा। अब इसका मतलब है पूरे सिलेबस में जब भी लफ्ज कंपनी आएगा उसका कानूनी मतलब क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। तो फर्ज करें कल को एफबीआर वाले कहें कि कंपनियों को चाहिए कि वो टैक्स दें, तो बैंकिंग कंपनियां खुशी से नाच रही होंगी, क्योंकि कंपनी तो उसे कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। और जो बैंकिंग कंपनी है वो तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 में रजिस्टर हुई है। इंश्योरेंस वाले भी धमाले डाल रहे होंगे क्योंकि वो तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में रजिस्टर हुए हैं। तो फिर मुदारबा वाले भी खुश हो रहे होंगे, मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980 में आए हुए होंगे। तो इसका मतलब है कि कंपनी तो वो सेटअप है जो कंपनी लॉ का है। इसका मतलब है कि कुछ और ऐसे सेटअप भी हैं जो होते कंपनी है, लेकिन हम मजबूर हो गए, हमने कंपनी कैसे बोल दिया है। तो जब किसी ने बड़ा लफ्ज बोलना होगा ना, ऐसा लफ्ज जिसमें सारी तरह की कंपनी आ जाए, वो कॉरपोरेशन बोलेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेगा। बात समझ आई? तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? एक ऐसा सेटअप जो कि कंपनी है। और कंपनी का मतलब जो सिर्फ कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है। तो अब 3 चीजें इसमें शामिल होंगी। कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियों को हम कंपनी भी कह सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। दूसरा, मुल्क से बाहर जितनी भी कोई कंपनियां रजिस्टर हैं और वो पाकिस्तान में ऑपरेट करें या ना करें, चूंकि वो मुल्क से बाहर रजिस्टर हैं, दुनिया की नज़र में वो कंपनी है, तो हम पाकिस्तान में कंपनी तो नहीं बोलेंगे उन्हें, क्योंकि कंपनी तो लफ्ज़ हमने डिफाइन कर लिया। हम उन्हें क्या बोलेंगे? कॉरपोरेशन बोल देंगे। गूगल कॉरपोरेशन, एप्पल कॉरपोरेशन, हम इनको कॉरपोरेशन बोल देंगे या बॉडी कॉर्पोरेट बोल देंगे। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर ही किसी और लॉ में मौजूद कोई ऐसा सेटअप जिसको वो लॉ कंपनी कहता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी, मुदारबा की कंपनी। बात समझ रहे हैं? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें 3 चीजें होती हैं। कंपनियां होती हैं जिसको कंपनी लॉ कंपनी बोलता है, नंबर 2 मुल्क से बाहर वाली कंपनियां होती हैं, और नंबर 3
पाकिस्तान के किसी और लॉ ने जिन्होंने इनको बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी का है वो इसमें शामिल है। ये 3 चीजें इसमें शामिल कर देंगे, 2 चीजें इसमें से एक्सक्लूड करनी है। नंबर 1, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं ये देखने में कंपनी की तरह होती हैं। अभी मैंने एग्जांपल दी थोड़ी देर पहले, ये जो घरों वगैरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है या जो इमदाद महमी की बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, देखा जाए तो उसमें मेंबर्स भी होते हैं, उसमें कुछ डायरेक्टर्स वगैरह भी होते हैं, उसका कोई निज़ाम भी चला रहे होते हैं। वो दिखने में कंपनी की तरह है, लेकिन लॉ ने का खबरदार, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो अपने सोसाइटियों के कानून में रजिस्टर हो गई है उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, लेकिन अगर वो अपने सोसाइटी के कानून में रजिस्टर ना हुई फिर आप उसे बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। ये बात समझ आई। और दूसरा उन्होंने कहा आप साइड पे हट जाओ, हम पावर वाले हैं, हम जिस कंपनी या इदारे को कह देंगे खबरदार इसको कल से कोई बॉडी कॉर्पोरेट ना कहे, तो आप में से किसी ने उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना। तो जिसको इदारा कह दे कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, जिसको गवर्नमेंट कह दे, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह दे, जिसको किसी भी तरह से वो गवर्नमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर कह दे कि भाई आज से इस तरह के, हो सकता है कह दें कल से कि इंश्योरेंस को खबरदार जो कोई बॉडी कॉर्पोरेट कहे, तो चाहे इंश्योरेंस हमारी डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने भी मना हो जाना है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीजें शामिल हैं और 2 चीजें शामिल नहीं है। 3 चीजें कौन सी शामिल है भला? कंपनी लॉ वाली कंपनी, मुल्क से बाहर की कंपनी, किसी और लॉ की पाकिस्तानी कंपनी। और 2 चीजें एक्सक्लूड कौन सी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने रूल्स में फॉलो हुई है और जिसको फेडरल गवर्नमेंट वगैरह का जो मिनिस्टर है वो नोटिफाई कर दे कि भाई इसको आपने नहीं कहना। एक दफ़ा ये डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन को हमने हूबहू याद करना होता है, बाकी चीज़ें हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में शामिल है क्या? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। ये तो यही जुमला हो गया ना, इसका मतलब कंपनी लॉ वाली कंपनियां। दूसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। या तीसरा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैच्यू, अपने कानून में उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता हो। मैंने आपको बताया मुख्तलिफ कवानीन है, बैंक का लॉ है, इंश्योरेंस का लॉ है, अलग अलग, तो उन्होंने जिसको बॉडी कॉर्पोरेट का हम भी उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। डज नॉट इंक्लूड, शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कवानीन में रजिस्टर हुई हो, और एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, कोई भी और एंटिटी जो कंपनी ना हो इस एक्ट के मुताबिक, कोई भी और जो कंपनी ना हो, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। गवर्नमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर अगर कह देगा कि आपने इस सेटअप को कंपनी नहीं कहना, तो हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। ये सारी बात हो रही है अदर देन कंपनीज। कंपनियों को हम हमेशा कंपनी कहेंगे, लेकिन कंपनियों के अलावा जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अगर कल को मिनिस्टर कह दे आपने इस तरह के बॉडी कॉर्पोरेट को कल से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, फर्ज करें वो कहें बाहर से जो गूगल शूगल है उनको आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो फिर हम उसे मान लेंगे। डेफिनेशन समझ आई? अब समझ आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने याद करना है। ईमान का दरमियाना दर्जा ये है कि हम इसको समझ चुके हैं, 3 बातें ऐड होनी है, 2 माइनस होनी है। पेपर में जाके हम अपने अल्फाज में लिख दें, यस हम अच्छे नंबर ले लेंगे, लेकिन 1-1.5 नंबर कट जाएगा अगर 4 नंबर की डेफिनेशन है। और ईमान का वलीन दर्जा क्या है? इसे पूरे को याद कर लिया जाए ताकि नंबर मैक्सिमम लें। तो सी लॉ इज दैट सब्जेक्ट जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है। बड़ा दुख होता है, इतना सीनियर पेपर जो कैफ 7 ऐसे कहते हैं, तो इसमें क्रैमिंग है। इसी वजह से बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को कहते हैं कि यार अब सी लॉ आज़ाद हो गया, तुम सी लॉ उठा लो, वो तो आसान पेपर है। इसलिए कि इसमें सीधी सी क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर पे जो एफएससी में क्रैमिंग करके आए हुए हैं उनके लिए तो जन्नत है। और कल हमने देखा था कि जिनको क्रैमिंग नहीं करनी आती उनका क्या तरीका है। ये बात समझ आई? किताब को अचानक से लगा कि वो आपको ये भी समझा दे कि फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं। अब जब बात चली रही थी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजॉन ऑफिस पाकिस्तान में हो। लाइजॉन का मतलब है कोऑर्डिनेशन। मुल्क से बाहर की वो कंपनी जिसका पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन, लाइजॉन ऑफिस वगैरह हो, वेदर बाय इटसेल्फ या तो खुद हो या किसी एजेंट के थ्रू हो, खुद अपना ऑफिस बनाए या उनका कोई एजेंट ऑफिस बना के रखे, चाहे फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो।
तो पाकिस्तान से बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान में किसी भी तरीके से ऑपरेट कर रही होगी उसको हम एक स्पेशल किस्म की बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे जिसका नाम होगा फॉरेन कंपनी। या वो अपने पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती हो इन एनी अदर मैनर एज में बी, उन्हें कहा या तो इस डेफिनेशन पे पूरी उतरती हो या जो हम बता देंगे कि जो ऐसा करता होगा आपने उसको, जिन्होंने बी लॉ पढ़ा हुआ है उन्होंने पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और जिन्होंने बी लॉ नहीं पढ़ा हुआ मैं उन्हें बता दूं कि समटाइम पार्लियामेंट क्या करती है, कानून बनाने का काम किसी एजेंसी अथॉरिटी वगैरह को दे देते हैं कि एफबीआर वालों तुम लोग कानून बना दो, एससीसीपी वालों तुम लोग कानून बना दो, फलाना तुम लोग कानून बना दो। इसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये जो पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट है ये पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये एससीसीपी ने बनाया है। एससीसीपी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कंपनियों को डील करता है उसको ये टास्क दिया गया था कि आप आएं और आप कंपनी लॉ हमें बना के दें। तो उन्होंने कंपनी लॉ में जगह जगह लिख दिया है एज मे बी स्पेसिफाइड, रादर देन लिख देते लाख रुपया और उसके बाद वो लाख रुपया अमर हो जाता, और उसके बाद जब उस लाख रुपए को 2 लाख में चेंज करवाना होता तो फिर पार्लियामेंट वालों के तरले करते कि भाई आप इकट्ठे हो, मीटिंग में बैठो और कानून चेंज करो। उन्होंने क्या किया, जहां जहां उनका मूड था कि कल को हम इसमें कोई नई चीज बताना चाहें तो उन्होंने वहां ये जुमले लिख दिए एज मे बी स्पेसिफाइड। तो आपको कंपनी लॉ में जगह जगह एक इस तरह का फालतू सा जुमला नजर आएगा, एनी अदर थिंग एज मे बी स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब है आज उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ लेकिन फ्यूचर में वो उसकी जगह बता सकते हैं। तो टेक्निकली डेफिनेशन ऊपर खत्म हो गई थी। मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती हुई कंपनी जो पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजॉन ऑफिस रखती हो, खुद या एजेंट के थ्रू, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कहानी खत्म हो गई थी। नीचे उन्होंने अपना मार्जिन रखा है, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी। तो जो हम बता देंगे वो, नहीं तो जब तक कुछ नहीं बताते, जो पाकिस्तान में ब्रांच ऑफिस के थ्रू ऑपरेट कर रहा फॉरेन कंपनी है। इसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट की एक स्पेशल किस्म है फॉरेन कंपनी। दुनिया की कोई भी कंपनी जो किसी भी मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट कह देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले सफे पे हमने एक डेफिनेशन देखी थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान। तो बॉडी कॉर्पोरेट, सारी दुनिया की सारी कंपनियां हमारे नज़दीक क्या हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन जो कंपनी हमारे मुल्क से डील कर रही है, हमारे यहाँ काम कर रही है, हमारे लोगों को इन्वॉल्व कर रही है, हमारे यहाँ उसने ब्रांच बनाई हुई है, वो ऑनलाइन डील कर रही है, उसको हम कहेंगे वो फॉरेन कंपनी है। यहां तक ये जो हमने सीधी सीधी सी डेफिनेशंस देखी हैं इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब हर तरह की कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी लॉ वाली कंपनी, पाकिस्तान से बाहर की कंपनी, और पाकिस्तान के किसी और लॉ की भी जो कंपनी जिसको वो कंपनी कहते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है। जब लॉ ने बोलना होगा ना, मैंने कहा अब एफबीआर बोलेगा बॉडी कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि वो टैक्स दे, इसका मतलब क्या होगा? ये सारी तरह की कंपनियां। तो जब कंपनी लॉ ने सारी कंपनियों का जिक्र करना होगा तो बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, और जब खाली कंपनी का जिक्र करना होगा तो वो कंपनी बोलेंगे। इंतहाई हसीन खूबसूरत बात ये है कि इस डेफिनेशन का इस्तेमाल हमारे सिलेबस में है ही नहीं। होते ना कुछ 10-12 सेक्शन के, मैं आपको कहता ये देखो यहाँ इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट को इस्तेमाल किया है, पूरे सिलेबस में एक जगह कंपनी की जगह गलती से बॉडी कॉर्पोरेट ने लिख दिया। अदरवाइज ये सेक्शन, ये डेफिनेशन पढ़ाने का तब मजा होता है जब हम कुछ सेक्शंस पढ़ते जो कंपनियों पे एप्लीकेबल होते और कुछ सेक्शन ऐसे पढ़ते जो बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो डेफिनेशन सिलेबस में डाल दी लेकिन वो उसने इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ एक बोरिंग सी चीज़ बन गई। हमें पता लग गया बस अब इसको रट्टा मारना है, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो है नहीं कहीं। डन। कंपनी की बेसिक हमने डेफिनेशन देखी। अब कंपनियों की कुछ कैटेगरीज देखने का वक्त हो गया है कि कंपनियां कितनी तरह की होती हैं। तो कंपनियों को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कंपनियों की बाय लायबिलिटी भी कैटेगरीज बनाई जा सकती है, और कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक के हिसाब से भी बना सकते हैं। किसी कंपनी में पब्लिक कितनी इन्वॉल्व होगी उसके हिसाब से भी हम डेफिनेशन वो बना सकते हैं कैटेगरीज, और किसी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से भी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो लायबिलिटी वाली पढ़ना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं दामन वक्त में गुंजाइश बचती है या नहीं बचती। ख्वाहिश तो ये है कि दोनों तरह की कैटेगरीज हमारी कवर हो जाएं ताकि हम जो है ना वो सुकून की नींद सो सकेंगे। हमने इतना मुनासिब पढ़ लिया जितना फास्ट ट्रैक का हक था। चूँकि मुझे अभी तक गिल्टी फील हो रहा है कि पहले सफ़े में से आधा मैंने आपको कह दिया लिखना नहीं है,
अब इतना हल्का खेलेंगे तो फिर तो मज़ा नहीं ना आएगा। और ऊपर से मैंने 2 डेफिनेशन और भी कह दी कि फजूल सी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा सर हम वो भी याद कर लेंगे, आप जाने दें, आप इस वक्त हमारी जान छोड़ दें। लाइबिलिटीज़, कोई बात नहीं है, 3-4 दिन की तकलीफ रह गई है, फिर क्या होगा, फिर आदत हो जाएगी आप लोगों को। मतलब 3-4 दिन तक आपको बुरा लग रहा है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि अब तो ऐसे ही होना है डेली हमारे साथ। नहीं, 3-4 दिन बाद हमारा 2 हिस्सों में लेक्चर डिवाइड हो जाया करेगा, तो हम मतलब बीच में दरमियान में ब्रेक करके सांस भी ले लिया करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ लिया करेंगे। तो बस अब आखिरी आज का दिन तो तकरीबन ख़त्म पे है, तो कल और परसों की तकलीफ रह गई, डन। तो उसके बाद जब इकट्ठे होंगे तो वो तारीख आ गई होगी, वो दाखिला भेजने वाली 8 मंडे को है और मंडे को आखिरी दिन है, तो मंडे को आपने रात 11:55 तक फैसला करना है। अल्लाह खैर करे। लाइबिलिटी, कंपनियों को लाइबिलिटी के हिसाब से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कंपनी जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, वो कंपनी जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी हो, और वो जो अनलिमिटेड हो। यहां तक हमारी बातें जो चलेंगी, उधर हमारी फजूल बातों पे कट ऑफ लग जाएगा और आगे सारी प्रैक्टिकल बात है। ये भी शुरू की वो कैटेगरीज हैं जो बस हमने सिर्फ किताब का पेट भरने के लिए समझनी है कि हाँ भाई ये चीज़ें वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो ऑनवर्ड यहाँ से आगे इंटरेस्टिंग बात शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड हम बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे होंगे, वो जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी नजर आएगा। ये पब्लिक कंपनी होती है, ये प्राइवेट कंपनी होती है, ये होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है। तो बस आज का आखिरी वो रह गया बोरियत वाला मामला। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड हो सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कंपनी समझाई थी और सारी जो आपको कहानी बताई है वो थी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी कितनी थी, जितना उसका शेयर कैपिटल था। उसका मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता था, शेयर कैपिटल। मेंबर्स का मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता था, जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स लिए हुए। हाँ, फर्ज करें उस टाइम पे वो मेंबर्स जिन्होंने 10-10 लाख रुपए देने थे, उनमें से एक मेंबर ने 8 लाख दिए और 2 लाख का उधार कर लिया। पुराने ज़माने में 1984 से पहले ये अलाउड था कि आप एक कंपनी के शेयर्स अगर खरीदते थे तो आप पार्टली पेड भी खरीद लेते थे। आप पूरे पैसे नहीं देते थे, थोड़ा सा उधार कर लेते थे। अगर तो उधार किया हुआ है तो अब आप सुकून से नहीं बैठ जाएंगे कि कंपनी डूबी है, कंपनी को जाके पकड़ो। वो 2 लाख अब भी किससे लिया जाएगा, उस बंदे से जिसने उधार किया था। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो मेंबर्स को कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये होगा कि जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी मेंबर ने उधार किया था वो लायबल होगा। लिमिटेड बाय शेयर समझ आया। फिर एक इस तरह की मुनफरिद कंपनी होती है जो अक्सर लोग शेयर्स से नहीं शुरू करते। फॉर एग्जाम्पल 5-6 डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाएं और कहें यार एक काम करते हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज को मिला के कंपनी के अंडर ले आते हैं। अब अगर ये डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं तो इनको शायद शेयर कैपिटल भी नहीं चाहिए। ये जहां इकट्ठे हो जाएंगे वहां लोग इनके पास आना शुरू हो जाएंगे, इनका काम चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिनको चलने के लिए शेयर कैपिटल नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे इदारे हो सकते हैं। मैं टिपिकल रेगुलर क्लास में एग्जांपल देता हूं आईकैप की। क्या आईकैप को शेयर कैपिटल की ज़रूरत है चलने के लिए? आईकैप के इतने सारे पुरस्कार सालाना बेसिस पे आईकैप को बहुत सारे नजराना या अकीदत जमा कराते रहते हैं और हर 6 महीने बाद कुछ और तहफ़ भी उन्हें भेजते हैं। इम्तिहान देने होते हैं ना। अब ये जो 8 तारीख का जिक्र हो रहा है, तो आईकैप को ज़रूरत है शेयर कैपिटल की? नहीं। आईकैप अपने मेंबर से, अपने स्टूडेंट से इतने पैसे ले लेता है कि वो उस पैसे से ही अपना सारा काम कर लेता है। तो समटाइम क्या होता है कि चंद लोग मिलकर एक ऐसा इदारा बनाते हैं जिस इदारे को शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, वो लोगों से सब्सक्रिप्शंस लेता रहता है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जांपल हमने देखी थी, जो हर महीने घर वालों से पैसे लेते थे, अब उस सोसाइटी का अपना शेयर कैपिटल तो कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सोसाइटी में लोगों ने हिस्सा डाला हुआ है और वो सोसाइटी सबकी है। तो कभी कभी आप एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसमें शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब ऐसी कंपनी की फिर लायबिलिटी क्या होगी जिसमें शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो फिर लॉ ये कहता है कि फिर गारंटी दें मेंबर्स कि अगर कंपनी डूबेगी, बंद होगी, तो मैं इतने लाख या इतने हज़ार रुपए की जिम्मेदारी लेता हूं। तो हो सकता है वो 6 डॉक्टर मिलकर कंपनी बनाएं और वो सब तय करें कि अगर ये कंपनी डूब गई तो हम में से हर बंदा 10-10 लाख रुपए के लिए लायबल है। ऐसी कंपनी को हम कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन्होंने गारंटी दी हुई है।
आज ये कंपनी को कोई पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगर कंपनी पे बुरा वक्त आ गया तो ये लोग ये वादा करते हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में उतनी अमाउंट देंगे। तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी का फर्क समझ आ रहा है? इसमें नॉर्मली शेयर्स नहीं होते। इस जुमले का एक दूसरा तर्जुमा क्या है? कभी कभी शेयर्स होते भी हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी लिमिटेड में शेयर्स नहीं होते, गारंटी लिमिटेड में नॉर्मली शेयर्स नहीं होते। तो जब शेयर्स नहीं होते तो इनकी लायबिलिटी होती है जो मेंबर्स ने अंडरटेक की, गारंटी दी। अगर इसमें शेयर्स भी आ गए तो डबल डबल हो जाएगी, कंपनी अपने शेयर कैपिटल के लायबल हो जाएगी और मेंबर अपनी गारंटी अमाउंट। ये फर्क समझ आया? तीसरा, लॉ कहता है आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर हो सकते हैं। अभी थोड़े पहले हमने कहा कि कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। तो कोई कभी भी खुशी से नहीं चाहेगा कि वो अनलिमिटेड कंपनी बनाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में पाबंदी लगा दी है कि यहां अगर आपने कंपनी बनानी है तो दैट मस्ट बी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है कि तकरीबन पार्टनरशिप वाला ही माहौल हो जाएगा और जो भी कंपनी की लायबिलिटी होगी उसके लिए कंपनी भी लायबल होगी और मेंबर्स भी लायबल होंगे। तो ये अपने शौक से कोई नहीं बनाता, गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कुछ जगह। तो जहां वो मैंडेटरी कर देती है वहां आपको लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी पड़ती है। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां इतना बड़ा नुकसान हो जो पकड़ में ही ना आए? हमने रेगुलर क्लास में एक एग्जांपल देखी थी गोल्ड की। हमने कहा एक कंपनी गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रही है और फिर हमने सोचा कि अगर ये कंपनी जो है वो एक ट्रक सोने का अगर चोरी कर ले तो फिर हमने उसकी मालियत निकाली थी। अब मैं नहीं बताऊंगा कि रेगुलर क्लास उसमें कितनी एक्यूरेट रही थी कैलकुलेशंस में। मैंने डाटा बड़ा सिंपल सा दिया था, लेकिन ये लोग चंद जीरोस के एरर कर रहे थे। मतलब बिलियन की चीज़ को ट्रिलियन कह देते थे या मिलियन को बिलियन कह देते थे। तो तब हम बच्चे थे। क्या मैं अब दोबारा से ये, काश दामन वक्त में गुंजाइश होती तो मैं आज गेस करने की कोशिश करता कि क्या अभी आप लोगों की वो कैलकुलेशन सीधी हुई है या नहीं हुई। अगर अभी मैं कह दूं कि 25 मिलियन को 32 बिलियन से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है? जब आप बड़े हुए हैं तो सवाल भी तो बड़े हो जाएंगे ना, तो सवाल भी तो फिर जरा चलें इग्नोर करते हैं। ठीक है जी, 3 तरह की कंपनियां समझ आई, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। अगर मैंने वहां जाके इसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप लोगों ने तो किताबें बंद करनी शुरू कर देनी है कि लो जी गलम हो गई। तो वहां जाने से पहले एक दफा इनको भी छेड़ ही देते हैं ताकि एक ही दफा जो है ना हम कहें कि आज जरा मजा आया, कुछ पढ़ा, घबराए तो नहीं बैठे। पक्की बात है, दामन वक्त में गुंजाइश भी है। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट, पता लगे जो लोग पहले पढ़ के बैठे होंगे हाँ हाँ सर आगे पढ़ाई जाए ना, मैं पहले समझ आया ना आज समझ आ रहा है। और वो बेचारे बिगनर मासूम से जो है ना, आज कुछ और मासूम चेहरे भी नजर आ रहे हैं, तो वो मासूम से भोले भाले बच्चे जो अभी पहला दिन कमती लॉ पढ़ने लगे हैं तो वो घबरा तो नहीं जाएंगे। अगर आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है तो यकीन करें हम डेली इतना ही पढ़ेंगे। अच्छा टाइम है, डिसीजन को एक दफा रिवाइज किया जा सकता है। ये वाहिद कॉलेज है, ये वाहिद क्लास है जहां पे टीचर कहता है भाई वापस चले जाओ, रिफंड करा लो। 8 तारीख की रात 11:55 तक रिफंड कराने की ऑप्शन आपके पास है। लेकिन अगर बाद आप आगे चल पड़े तो फिर हमारी assumption ये होगी कि बस अब आप पार्ट हैं इस क्लास का। बस ये 3 भाइयों के दरमियान रहे, इसमें कुछ और लोग ना आए। समटाइम 5-6 दोस्त मिलके कंपनी बना लेते हैं। समटाइम आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी में ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे में आप बनाते हैं प्राइवेट कंपनी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो तो फिर आप बनाते हैं पब्लिक कंपनी। हमारे पूरे सिलेबस की सबसे आसान डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। तो पब्लिक कंपनी उसे कहेंगे जो प्राइवेट नहीं होगी। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या है? ये प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें आप पहले ही दिन से तय कर लें कि ये छोटा सा सेटअप होगा, हम इसमें ज्यादा लोगों को इन नहीं करेंगे। मसलन 3 निशानियां, आप कहें जी हम मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक जाएंगे, हम 50 से ज्यादा मेंबर्स तक नहीं जाएंगे। नंबर 2,
शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन है। शेयर ट्रांसफर इतने आराम से लोग नहीं कर सकते, बगैर बाकियों की इजाजत लिए लोग अपना शेयर ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। और तीसरा आप कहते हैं हम इनवाइट भी नहीं करेंगे, नो इनविटेशन, हम जनरल पब्लिक को बुलाएंगे ही नहीं कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर कराते वक्त आप इतने ताले लगा दें अपने ऊपर, आप कहें ये कंपनी 50 से ऊपर भी नहीं जाएगी। इस कंपनी के मेंबर्स बहुत सारी मुश्किलात आप ऐड कर देंगे, उनको फॉलो किए बगैर अपने शेयर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, और इसमें बाहर की जनता को हम बुला भी नहीं सकते। इतनी फंसी हुई कंपनी क्यों बनाएंगे? कंपनी तो आज़ाद होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन रहे, लोगों का आना जाना लगा रहे, शेयर्स आते जाते रहे। आप क्यों नहीं चाहते ऐसा? जी हमारी मर्जी है भाई, 3 भाइयों की कंपनी है, फैमिली की कंपनी है, वो नहीं चाहते बाहर से कोई बंदा आए। एक भाई की नीयत खराब भी हो जाए और वो जाके किसी को शेयर बेचने भी लगे तो वो कहे कौन सी कंपनी हो, कहे प्राइवेट कंपनी, तो कहे चक्कर ही कोई नहीं। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो मैं शेयर खरीद लेता, प्राइवेट कंपनी में तो मैं शेयर खरीद ही नहीं सकता। यानी अगर कंपनी बनाने वाले चाहते हैं कि कंपनी चंद हाथों में रहे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, और कंपनी के मेंबर बगैर पूछे अपने शेयर भी ना बेच दें। ऐसा ना हो कि कंपनी में आज मालिक कुछ और हैं, कल मालिक कुछ और हैं, परसों कुछ और। 3 भाइयों ने कंपनी बनाई है और तीनों भाई कह रहे हैं कि हम मिलजुल कैसे चलाएंगे। अगले दिन पता लगा 2 भाइयों को पैसा चाहिए था, उन्होंने किसी और को शेयर बेचे चले गए। जिसको शेयर बेचे वो 70% का मालिक बन के आ गया, उसने कहा कंपनी तो मेरी है। वो एक बेचारा यही सोचता रह गया कि काश मैंने कंपनी लॉ का वो लेक्चर छोड़ा ना होता, जिसमें आब्दी साहब ने बताया था कि आप एक ऐसी कंपनी भी बना सकते हैं जिसमें कल को आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो कंपनी अगर बनाते हुए आप पहले ही दिन डिसाइड कर लें कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे इसमें शेयर ट्रांसफ़र करने के ऊपर भी बहुत सारी रुकावटें हैं, और इसमें हम आम जनता को इनवाइट नहीं करेंगे कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। ये तीनों की तीनों शर्तें अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, उन डॉक्यूमेंट्स में से एक का नाम होता है आर्टिकल्स, तो इन्होंने कहा अगर आप अपने आर्टिकल्स में ये 3 शर्तें, तीनों की तीनों शर्तें डाल लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? प्राइवेट। और अगर इनमें से एक भी शर्त छोड़ दी तो आप पब्लिक बन जाएंगे, क्योंकि पब्लिक उसे कहते हैं जो प्राइवेट ना हो, और प्राइवेट उसे कहते हैं जिसमें तीनों की तीनों शर्तें मौजूद हों। जी अब सवाल ये है कि मेंबर्स की गिनती क्या होगी? कि हम एम्प्लॉइज को मेंबर्स काउंट करेंगे? अगर एम्प्लॉय ने शेयर खरीदा है फिर तो वो मेंबर काउंट होगा, लेकिन जब आपने 50 की गिनती करनी है ना, 50 से ज़्यादा मेंबर्स ना हो, तो आपने एम्प्लॉइज़ को नहीं काउंट करना, आपने उनको काउंट करना है। याद है वो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे? तो आपने शेयर होल्डर्स को काउंट करना है। समटाइम एक यूनिक सा मामला होता है कि 2-3 लोग मिलकर शेयर्स खरीद लेते हैं, तो अगर 2-3 लोग मिलकर शेयर्स खरीद लें तो आप उनको एक मेंबर काउंट करेंगे। ये ऑप्शन लॉ ने इसलिए रखी है कि फर्ज करें एक प्राइवेट कंपनी चल रही है, 50 मेंबर्स हैं, एक मेंबर की डेथ हो गई और उसके 3 बच्चों को शेयर्स मिल गए उसके। अब ट्रांसफर करने पे पाबंदी है, विरासत पे तो पाबंदी नहीं है ना एक बंदे के, तो लीगली उसके शेयर्स वारसों को मिल जाएंगे। तो वहां पे लॉ फिर इस चीज को अवेल करेगा कि उन तीनों के कंबाइंड शेयर्स होंगे और उन तीनों को तादाद में मिला के कितना काउंट करेंगे? 1। ये बात समझ आई? तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम कंपनियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक वो जो प्राइवेट नहीं होती, प्राइवेट वो जिसमें 3 रुकावटें, 50 मेंबर्स, शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक को इनवाइट नहीं करना हो हमारे शेयर्स वगैरह खरीदो, ये तीनों रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आप बन जाएंगे प्राइवेट, वरना है आप पब्लिक। प्राइवेट की एक बड़ी स्पेशल किस्म होती है SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। एक शख्स अपनी ही कंपनी बनाता है और 100% शेयर्स खुद ही खरीद लेता है, उसको हम कहते हैं SMC। हमारे सिलेबस ने कभी कभी अजराए मजाक उसका 2-3 जगह जिक्र किया है, अदरवाइज इसके लंबे चौड़े रूल नहीं होते। एक ही बंदा, उसी की कंपनी है, वही मालिक है, उसी ने नुकसान करना है अपना, तो लॉ ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की। तो प्राइवेट कंपनी की एक स्पेशल किस्म है SMC। पब्लिक कंपनी की 2 मशहूर ज़माना किस्में हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये लिस्टेड क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी? जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स ट्रेड हों वो लिस्टेड है, और अनलिस्टेड। जल्दी से इंग्लिश देखते हैं ताकि आपके पास जो है ना वो पढ़ने का मार्जिन पहले दिन का आ जाए। हमने अपने पहले दिन का टारगेट पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रीज़नेबल टारगेट पूरा कर लिया। अब मुझे दुख नहीं है, वो जो मैं कह रहा था ना कि
जो कल हम इंट्रोडक्शन नहीं कर सके, तो वो इंट्रोडक्शन भी आज हो गया और मैंने पहले दिन इतना ही पढ़ाना था, तो बस वो इंट्रोडक्शन कल वाला कंपनियों का वो आज पे आ गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय मेमोरेंडम। वो जिस तरह से चंद डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कहा था ना कंपनी बनाते हुए, एक का नाम होता है मेमोरेंडम, एक का नाम होता है आर्टिकल। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में चैप्टर 2 बहुत डिटेल से हमें बताएगा कि इनमें क्या क्या लिखना होता है। तो एक ऐसी कंपनी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर उसे कहेंगे जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ उतने जितना उन्होंने पैसे उधार किए थे। या तो लिमिटेड बाय शेयर में उनकी कोई गारंटी वो नहीं होती लायबिलिटी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, मेंबर जीरो। लेकिन मेंबर ने उधार किया है वो लायबल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद होने लगे, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, ये सारी एक ही चीजें हैं, कंपनी बंद होने लगी है। अगर कंपनी बंद होने लगे तो ओनर की लायबिलिटी उस अमाउंट तक होगी जो मेंबर्स ने गारंटी की है। इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो लायबिलिटी शैल आल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, वो ऊपर वाली चीज भी ऐड हो जाएगी। अनलिमिटेड से कहेंगे दिस हैज ऑल एडवांटेज ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड। डिफाइन नहीं किया, बस कहा इसके सारे वही फायदे हैं, सिर्फ बात ये है कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। जल्दी से वो तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, तो बोर बातें हमारी सारी खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज, उसकी एक कैटेगरी लिस्टेड जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और ट्रेड हो रही है, और अनलिस्टेड जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट कंपनी की एक किस्म सिंगल मेंबर कंपनी, जिसमें एक सिंगल मेंबर होता है जो डायरेक्टर होता है कंपनी का। इस तरह की कंपनियों में नॉर्मली हम नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिख देते हैं ताकि लोगों को दूर से पता लग जाए कि ये एक अकेले बंदे की कंपनी है। अदर प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड इट रिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नीचे बताए हुए हैं। और ये 3 रिस्ट्रिक्शन डाले, ये थोड़ा सा टैब गलत हुआ है, इसने थोड़ा सा पीछे होना है। 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 तक, जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं सिंगल मेंबर काउंट करना है। नंबर 2, राइट टू ट्रांसफर द शेयर बाय मेंबर, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। वो कह रहे हैं ना जो कम से कम 2 मेंबर से बनी हो और इट रिस्ट्रिक्ट, 3 रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम मेंबर्स, दूसरी रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर नहीं कर सकते आराम से, तीसरा इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन के लोगों को बुलाएं कि आओ सब्सक्राइब करो फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स या डिबेंचर या इस तरह की कोई रिडीमेबल कैपिटल, काबिल वापसी कैपिटल, ऐसे शेयर जो वापस भी हो जाते हैं। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन जो लगाएगा वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जो नहीं लगाएगी वो पब्लिक बन जाएगी। पब्लिक की 2 किस्में। तो अब आप लोगों ने किताब में कहाँ तक पढ़ना है आपने नोट तो कर लिया होगा, लेकिन एक दफ़ा मैं भी अगर दिखा दूँ, पहले 3 सफ़े बस, उसमें पहला सफ़ा तो आधा पढ़ना ही नहीं, हमने लिखना नहीं है, पढ़ना है। और इधर भी खुला खुला करके लिखा हुआ है। सेकंड पेज पे ऊपर एक टेबल बना हुआ है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। और पहले पेज में हाफ चीज़ें लिखने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज टारगेट फिर को बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो कल फिर आप लोग ये लिख के आए लाजमी, और फिर कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिर्फ 21 वर्किंग डेज रह गए, जस्ट 21 दिन रह गए।